नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। राजस्थान में चुनावी रण तैयार है, चुनावी बिगुल बन चुके हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी दूसरी सूची जारी कर दी है। अब मामला बहुत दिलचस्प है क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है कि ऊंट किस करवट लेगा, यानी किस करवट बैठेगा, रियासत या रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा। ये तमाम तरह के सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी जानेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं वो राजेश कटारा जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। और दोनों लोगों से हम जानेंगे कि राजस्थान में इस बार की जो सियासत है, राजस्थान की जो राजनीति है वो किस करवट लेगी, राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा, राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। शुरुआत करते हैं सर आपसे, राजेश जी से, क्योंकि कांग्रेस की अभी सरकार है और कांग्रेस की सरकार का ये दावा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो इसलिए हम फिर से सरकार में आ रहे हैं, यानी रिवाज बदलेंगे। तो सर पहला सवाल यही है कि राजस्थान का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलने की तैयारी है कोई? प्रफुल्ल जी नमस्कार। बिल्कुल रिवाज बदलेगा इस बार राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आम जन जन तक जो कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, उनको देखते हुए इस बार कांग्रेस नहीं बल्कि जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेगी। जनता बढ़ चढ़ के मतदान करेगी और कांग्रेस के पक्ष में करेगी, क्योंकि एक तरफ खाली लिफाफा और दूसरी तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं, एक तरफ भाषण और दूसरी तरफ विकास। इसलिए तो कांग्रेस वापस रिपीट करेगी और आप देखना इस बार रिवाज 100% बदलेगा। जिस तरह से हालात बने हुए हैं आज, जिस तरह से पार्टी में विवाद है, बीजेपी में आज टिकटों पे जिस तरह का हो रहा है, और मतलब ये कांग्रेस में जाकर के विवाद खड़ा करना चाहते हैं। अभी हमारे एक कांग्रेस के प्रत्याशी पे जाकर हमला कर दिया, उनको अरेस्ट किया गया, इनका प्रत्याशी को धरने पे बैठ गया। ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के लोग ही कांग्रेस पे हमला करना चाह रहे हैं। ये क्या है, आपस में तो हो ही रहा है, ये हमारी पार्टी में भी जाकर के अंदर इस तरह का वो कर रहे हैं। इधर बालकनाथ जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उन्होंने बोला कि 1400 वोट पर बूथ पे हैं, हमारे 1500 वोट पड़ेंगे। तो इस तरह की ये, और दूसरा जो ये लोकल नेता जो गायब हैं यहाँ पे, सारे लोग इस बार मन बना चुके हैं कि किस तरह से हमको निपटाया है और हम किस तरह से इनको निपटाएंगे। सब जगह हर सीट पे इस तरह का विवाद देखने को मिल रहा है। प्रफुल्ल जी आप देखना इस बार धमाकेदार कांग्रेस आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। अच्छा, धमाकेदार कांग्रेस आएगी। सर आपके पास आते हैं लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि बीजेपी भी पूरी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो है ना रिवाज बदल देंगे, यानी राज बदलेगा रिवाज भी बदलेगा, दोनों चीजें बदलेगी, क्योंकि रिपीट सरकार तो नहीं होने देंगे। और अभी कह रहे हैं कि राजेश जी की नहीं, पूरे बहुमत के साथ हम सरकार में आएंगे, क्या ये सही है? सभी दर्शकों को मैं राम राम करता हूँ। मतलब पहले आप चीज़ बता दूं कि आज अभी जो मेरे फाजिल दोस्त बोल रहे थे कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार जानी जाती है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ महिला अत्याचार के लिए सरकार जानी जाती है। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, तुष्टीकरण में राजस्थान नंबर 1, बिजली की बढ़ी हुई दरों के लिए राजस्थान नंबर 1, पानी मिलता नहीं है इसके लिए राजस्थान नंबर 1, राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बस से बदतर हो चली है इसके लिए राजस्थान नंबर 1, राजस्थान क्या किसान परेशान, आत्महत्याओं में राजस्थान नंबर 1, युवाओं के पेपर लीक के मामले में राजस्थान नंबर 1, 70 लाख युवाओं के रोजगार के पेपर लीक हो जाते हैं, उसके 70 लाख युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने वाले में मुख्यमंत्री राजस्थान के नंबर 1। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब घटनाओं को देखकर, मैं आज ही देख रहा था बगरू में एक बिटिया पर एसिड डाल दिया गया, उसको आज तक 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति है राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, युवाओं के साथ जिस कारण एक बात तो स्पष्ट हो चली है कि कांग्रेस फिर से रिपीट होने वाली नहीं है। इस बार राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राजस्थान मुख्यमंत्री होगा और निश्चित मान की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए पलके बिछाकर बैठी है। अभी मेरे फाजिल तो बहुत सारी बातें कर रहे थे, शायद अपने गिरबान में झांक कर देख ले, ज़्यादा बढ़िया होता यदि मालवीय नगर के अंदर टिकटों को महेश शर्मा जी जैसे लोग इस्तीफा देते हैं, सुरेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं,
और मैं समझता हूँ राजीव अरोड़ा तो धरने में पहले से बैठे हुए थे, ममता, भूपेश को खाली झंडे दिखाए जाते हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के खिलाफ बड़े आरोप उन्हीं के पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया जाता है। तो जिस प्रकार का माहौल राजस्थान भर में कांग्रेस के लोगों पर, बीएडी कल्ला को भी वहां से वापसी जाओ के नारे सुनने पड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में बद से बदतर है और अशोक गहलोत जी तो अपने 30 से 35 सालों को टिकट देने कामयाब नहीं हो पा रहे। माने महेश जोशी जी, धारीवाल जी और धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट का क्या होगा, उन पर भविष्य तलवार लटकी हुई है। और जो सरकार 4.5 वर्षों तक होटल में राज कर रही हो, होटल में सो रही हो, और 6 महीने में आकर के कह देती हो सरकार कि हम योजनाओं का पिटारा खोलते हैं। देखिए बड़ा फर्क है इन चीजों में। भारतीय जनता पार्टी ने अन्नपूर्णा योजना चलाई, आपने नाम बल्कि इंदिरा रसोई रख दिया। अन्नपूर्णा योजना भारतीय जनता पार्टी राज आने के 1.5 साल बाद चला दी थी। ये राजश्री योजना भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा सरकार ने राज आने के 2 साल बाद चला दी थी। जननी सुरक्षा योजना राज आने के 1 साल बाद चला दी थी। और जिस प्रकार से किसान निधि के माध्यम से लाभ किसानों को फायदा पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वे आने के बाद उन्होंने 1 साल में कर दिया था। तो लाखों लाख जनधन योजना के माध्यम खाते खोलने का काम हो, उज्ज्वला योजना सिलेंडर देने का काम हो। हमने चुनाव की दृष्टि से कोई घोषणा नहीं की कि हम वापस लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन ये वापस लौट कर नहीं आएंगे इस बात को जानते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री बन गए हैं। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौकस नहीं है, लेकिन वही कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत साहब हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान हर चीज में नंबर 1 है। महिला सुरक्षा या तमाम तरह की योजनाओं को लेके बात करते हैं, कानून व्यवस्था को लेके बात करते हैं कि यहाँ पे कोई अगर आपराधिक घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई की जाती है। और पुलिस प्रशासन, मैं आपको मतलब बगरू में एक एसिड डाले बिटिया पर, एक बताया विशेष के आदमी एसिड डाल दिया, केमिकल डाल दिया, ज्वलनशील केमिकल डाल दिया, उसकी 2 दिन तक आज तक भी उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप सांप्रदायिक व्यवस्था की बात करते हैं। यदि रामगंज में एक एक्सीडेंट होता है 50 लाख का मुआवजा तुरंत, लेकिन वहीं पुरानी बस्ती के अंदर एक हरिजन वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से घटना घटती है, उसको कोई मुआवजा नहीं। वहां भी तब मुआवजा मिलता है जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता जाकर बैठते हैं धरने पर, तब जाके 8 लाख का मुआवजा कलेक्टर द्वारा घोषित किया जाता है। तो सरकारी नौकरी आप संप्रदाय को दे रहे हैं, डेयरी संप्रदाय विशेष को दे रहे हैं, 50 लाख का मुआवजा एक एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में आप दे रहे हैं। तो इस प्रकार की कानून व्यवस्था की और सांप्रदायिक तुष्टिकरण काम कांग्रेस सरकार कर रही है। आज इस लड़के ने तेजाब डाला है, एसिड डाला है, केमिकल डाला, जो भी डाला है, वह लड़का भी संप्रदाय विशेष का है, शहजाद नाम का। आपने उसको कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 दिन में क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो थाने पर क्या कार्रवाई की? मुख्यमंत्री बताएं। देखिए एक राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री भी हैं और साथ गृह मंत्री भी है, तो वे न तो सफल मुख्यमंत्री हैं और न संवेदनशील गृह मंत्री हैं। उनके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चली है और राजस्थान का विकास का पहिया रुक गया है। न सड़क ठीक है, न स्वास्थ्य ठीक है, न शिक्षा ठीक है। मैं समझता हूँ राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति वेंटिलेटर रही है। राजस्थान की टूटी हुई सड़कें इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान की सड़कें भी अपनी बदहाली पर रो रही है। आपने मुख्यमंत्री सड़क योजना बंद कर दी, इसका जवाब तो ले लें। अब राजेश जी बताएं कि जैसे कह रहे हैं कि अपराध के मामले में हो, महिला सुरक्षा के मामले में हो, या आप रोजगार को ले लीजिए, जबकि योजनाएं हम लगातार हम लोग देख रहे हैं कि गहलोत साहब कह रहे हैं कि हमने महंगाई राहत कैंप लगाया, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने तमाम तरह की योजनाएं चलाई, महिलाओं को मोबाइल दिया, हेल्थ इंश्योरेंस वाला, रोजगार के लिए हमने वैकेंसी निकाली। लेकिन ये तमाम तरह के आरोपों को तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार काम करने में विफल रही है। प्रफुल्ल जी, शायद लक्ष्मीकांत जी को मालूम नहीं है, गवर्नमेंट की योजना है 100 यूनिट बिजली फ्री, ये खुद भी ले रहे हैं लाइन में लगाकर। मैं तो नहीं ले रहा, लाइन में सारे लोग 100 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हैं। एसएमएस में या पूरे राजस्थान में कहीं भी लोग जा रहे हैं, वो इलाज फ्री करा रहे हैं, वो जांचें फ्री करा रहे हैं। भामाशाह कार्ड से कोई फ्री नहीं था 100% आदमी के लिए। आप उठा के देखिए, गूगल सर्च करिए। प्रफुल्ल जी आपको इलाज मिला? उसमें एक लिमिट थी, इनकी आयुष्मान भारत योजना थी। किसी के घर में अगर मोबाइल भी होगा, अब इनको लक्ष्मीकांत जी मैं बोल लूं थोड़ा सा, आप बोलिए। आपकी आयुष्मान योजना थी, उसमें क्या शर्तें थी कि जिसके घर में मोबाइल होगा, जिसके घर में टीवी होगा, उसको इलाज नहीं मिलेगा। हमारी इसमें कोई इस तरह की शर्तें हैं? चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, सबको इलाज मिलेगा, और वो भी 25 लाख रुपए का और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। और दूसरी सबसे बड़ी जो स्वर्ण में योजना है, ओपीएस लागू कर दी। ओपीएस कितनी बड़ी योजना है, आप देखिए। कर्मचारी बेचारे
जो रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल में, उसका क्या हल होता है? कोई बच्चा घर से निकाल देता है, किसी की पत्नी निकाल देती है, किसी की बहू निकाल देती है, उनका क्या हल होता है? उनकी पेंशन तक बंद कर दी। 60 साल वो सरकार के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, और 60 साल बाद में वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। आज कोई मेहमान भी आता है 2 दिन के लिए, उसको भी विदा दी जाती है, और इन्होंने उस विदा का इस काम खत्म कर दिया। कहाँ जाएगा वो बुढ़ापे में? उसको कौन रोटी देगा उसको? आज राजस्थान सरकार की भारत में 1 नंबर योजना ओपीएस योजना, जो इनके गले की हड्डी बनी हुई है। चिरंजीवी योजना पूरे भारत में 1 नंबर योजना, बिजली फ्री 1 नंबर योजना, और इंदिरा रसोई 1 नंबर योजना। सारी योजना 1 नंबर है। और राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी की तरफ देख रही है, कांग्रेस सरकार की तरफ देख रही है। वो जानती है कांग्रेस की नीति रीति से ही ये देश आज 75 साल में इतनी उन्नति किया है। ये नहीं कि 2014 के बाद में लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया है। 2014 से पहले लोग अनपढ़ थे इस देश के अंदर। 2014 से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई स्कूल नहीं थे। क्या नहीं था 2014 से पहले? बताइए। इसरो की स्थापना भी 2014 से पहले हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। भाषणों से देश नहीं चलता। भाषण इस देश ने बहुत सुन लिए। दूसरा कह रहे हैं साहब पानी के लिए त्राय मच रही है। 2018 में जो इनकी सरकार आई थी, उसके बाद में क्या हुआ? 2018 से पहले उसमें क्या भागीरथी से पानी लाते थे राजस्थान में? ईआरसीपी का मुद्दा जबरदस्त गरमाया हुआ है। सब लोग 13 जिले त्राय मचा रहे हैं। आज इनको क्या प्रॉब्लम है उसको नेशनल दर्जा देने में? बताइए। खुद प्रधानमंत्री जी बोल चुके, पर राजस्थान के नेता चाहते ही नहीं कुछ बोल रहे। लेकिन सर ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की सियासत में बहुत गर्माहट है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। दोनों एक दूसरे पे मतलब आरोप मढ़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो सर इसमें खामी कहाँ से, कहाँ दिक्कत है इसमें? सर कोई खामी नहीं है, इनकी मंशा सही नहीं है। नेशनल दर्जा केंद्र को देना होता है, राजस्थान से कभी कुछ नहीं पूछा जाता। जब जीएसटी लगाई क्या राजस्थान से पूछा? नोटबंदी लगाई क्या राजस्थान से पूछा? क्या वो राज्य का हिस्सा नहीं था? किस चीज के लिए इन्होंने राजस्थान से पूछा? और जब मना कर दिया क्या पूरे देश से पूछा? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक जी हैं, जो बजट पेश करते हैं वो भी जनता से पूछ के करते हैं। इन्होंने, आप बताइए कौन सी चीज के लिए इन्होंने पूछा हमसे और हमने उसको मना कर दिया जो पीछे हट गए हों? बताइए किस चीज पे पीछे हटे ये लोग? लेकिन सर पीएम मोदी साहब तो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी से हमारी मित्रता अच्छी है, और गहलोत साहब ये बात बोलते हैं। पीएम मोदी साहब तो करना चाहते हैं, पर यहाँ के नेता नहीं चाहते ना। यहाँ के नेताओं ने कहा, वो तो देके गए थे भाषण तो नेशनल दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ के जो नेता है वो बोले कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला इस बारे में। उसके बाद में हमने उनको वीडियो दे दिया। उन्होंने, इनके मंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब हमने वीडियो दे दिया तो कहा वो संन्यास? आपके पास फिर आते हैं, राजस्थान क्यों नहीं चाहेगा? लक्ष्मीकांत जी के पास आते हैं। सर देखिए, एक तो ईआरसीपी का मुद्दा आ गया। दूसरी चीजें, इन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार बहुत काम करना चाहती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है। और दूसरी ये आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते हैं राजस्थान में कि कुछ अच्छा हो। क्या ये सही है? अब आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। ईआरसीपी मुद्दे पर भी मैं पूरी बात करूंगा और आपके बाकी सब बातों बात करूंगा। यदि किसानों को किसान निधि पीएम कोष से मिल रही है तो उसके लिए किसी को लाइन में लगाया सरकार ने? आपके पास सभी लोगों के नंबर थे। यदि आपको सभी लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देनी होती तो आप के नंबर लेते और सबको यूनिट बिजली फ्री कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। राजस्थान के लोगों को आपने लाइन में लगाकर उन पर एक एहसान करने का काम किया। मानिए पीएम निधि कोष से पैसा देते हैं, जनधन खाते के माध्यम से जो भी योजना होती है उनका लाभ सीधा खाते पहुंचता है, लेकिन आपने केवल मुख्यमंत्री फोटो दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए इन योजनाओं को जारी करने का काम किया। अभी यार की बात करता हूँ मैं, मेरे कांग्रेस फाजिल दोस्त से कहूँगा कि इन शब्दों के बीच में जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं, जहाँ ठीक होगा। ईआरसीपी जो योजना थी, किसी की योजना थी, किसने बनाई थी, उसके उद्गम पर जा रहा हूँ आज मैं। 2000 जब माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो माननीय अटल जी ने इस देश की नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया। और जब नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया तो सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने देश भर में ऐसे 30 स्थान चिन्हित किए, आइडेंटिफाई किए, और उनमें एक राजस्थान का भी था। लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में माननीय अटल जी की सरकार चली जाती है और माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 तक भारत पर शासन करती है। इस शासन के दौरान 30 तो छोड़ो, इस राजस्थान में उस समय कांग्रेस शासन भी था, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन माननीय वसुंधरा जी सरकार आने के बाद उसका प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप दिया था। उसमें डीपीआर बनाने के लिए सरकार को भेजा जाता है। डीपीआर की निर्भरता को लेकर के विषय यहाँ पर जरूर उठता है कि वेब कोर्स को जब डीपीआर बनकर 2017 में आती है तब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान बन चुकी होती है। और राजस्थान के अभूतपूर्व जो जिसको नंबर 1 मुख्यमंत्री आप कहते हैं, जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि महिला अत्याचार के नंबर 1 मुख्यमंत्री के
खास दोस्त माननीय कमलनाथ जी MP के मुख्यमंत्री हैं। जब CWC द्वारा उनके पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो वे उस पर साइन करके साफ मना कर देते हैं। यदि इस योजना को अटकाने का काम किसी ने किया तो माननीय गहलोत जी ने और कमलनाथ जी ने किया है। और कमलनाथ जी और माननीय गहलोत जी इसके पूर्णतया दोषी हैं तो वो गहलोत जी है। अब हमने एक भी इस योजना, देखिए बिल्कुल साफ होता है, जब योजना दो प्रदेशों के बीच बनती है तो दोनों के मुख्यमंत्रियों का साइन होना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर MP के मुख्यमंत्री ने उस पर साइन करके साफ मना कर दिया। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री खास दोस्त थे, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। माननीय गहलोत जी ने उस पर कोई विचार नहीं किया। जल साधन माननीय गजेंद्र सिंह जी ने 10 टाइम्स यहाँ पर इसके लिए मीटिंग आयोजित की, लेकिन राजस्थान सरकार का एक भी मंत्री, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय रहे हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री खुद के पास विभाग रहे हो, वे वहां पर नहीं गए, मीटिंग को अटेंड नहीं किया। और मीटिंग में बार बार कहा कि आइए इस पर चर्चा करते हैं। और जब भारत की सरकार ने नदी जल जोड़ो अभियान के अंतर्गत इस योजना को लेने का काम किया तो माननीय गहलोत जी ने उससे बड़ा पाप किया। और ये पाप ये किया कि ईस्ट सरदा के ऊपर बांध प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। और राजस्थान के जहां पर भारत सरकार द्वारा 90% पैसा इस योजना के लिए दिया जा रहा था, वहां पर इस कांग्रेस की सरकार 2300 करोड़ रुपए में केवल मात्र 3 जिलों को पाई देने का काम कर रही है। तो राजस्थान के 10 जिले आखिर उससे लाभान्वित क्यों नहीं हो पाएंगे, ये बड़ा विषय उठता है। अब आपकी योजनाओं की बात कर रहा था। अब आपकी योजनाएं, आपने बड़ी सारी योजनाएं गिनाई। अब आप कर रहे थे चिरंजीवी योजना, क्या है? भामाशाह का नाम बदलकर चिरंजीवी करने से चिरंजीवी आपकी योजना हो गई। अन्नपूर्णा रसोई माननीय वसुंधरा जी योजना थी, आपने इंदिरा जी के पर रख दिया उसका नाम, क्या इंदिरा जी की योजना आपकी योजना हो गई? अरे आपने कुछ नहीं किया। आपने जननी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, आपने राष्ट्रीय योजना पर ध्यान नहीं दिया, आपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए जिन पे आज ताले लटक रहे हैं। शिक्षा नीति में आप फेल हो गए, चिकित्सा व्यवस्था में आप फेल हो गए, सड़क पर आप फेल हो गए, तो आखिर पास कहाँ हुए? आपको तो शून्य नंबर मिलता है। और राजस्थान की जनता इस बार आपको नकारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का शासन इस बार राजस्थान फिर से स्थापित होने वाला है। सर, जब हम लाइव ले रहे हैं तो हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स जो होते हैं जो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट भी करते हैं, तो एक सवाल मैं उनसे ले लूं क्योंकि बार बार वो आ रहा है, तो मैं देख रहा था उसको। तो उसमें लिखा है कि राजस्थान में युवा वोट उसको ही देंगे जो हमें रोजगार देगा, क्योंकि रोजगार की सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो अभी मारामारी है रोजगार को लेकर युवाओं में, क्योंकि लड़के पढ़ लिख के डिग्री लेके घूम रहे हैं। वो सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, शायद रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई है, विफल है। ये युवाओं को ऐसा लगता है। तो वो सवाल है कि हम वोट उसे ही देंगे जो हमें रोजगार देगा। तो रोजगार के लिए लक्ष्मीकांत जी आप ही के पास से शुरू करते हैं, फिर हम आएंगे कांग्रेस के पास। तो आप बताइए क्या योजनाएं हैं जो राजस्थान के युवाओं को आप रोजगार दे सके? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब के लिए स्टार्टअप योजना, मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत बड़ा रोजगार सृजन करने का काम किया है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से देश भर में युवाओं को इसके माध्यम रोजगार सृजन का कार्य किया है, वे भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। हिंदुस्तान भर में रोजगारी की सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में यदि आंकड़ों की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री की कर्मण्यता को दर्शाने के लिए शायद काफी है। और राजस्थान के युवाओं के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया है, चाहे पेपर लीक के माध्यम से हुआ हो या युवाओं को आपने कहा था 3500 रुपये हम दे देंगे, कितने युवाओं को आपने 3500 रुपये दिए बता दें। एक बात तो कहना चाहता हूँ, किसान भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। क्यों महसूस करता है? कि आपकी ने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। देखिए, आपने बाजरे खरीद पिछले 4 वर्षों से नहीं की, MSP बढ़ने के बाद नहीं की, आपने एक भी नए वेयरहाउस का निर्माण नहीं किया, कृषि मंडी को विकसित करने के लिए आपने कोई काम नहीं किया, किसान गांव से आकर अपने धान को कहाँ रखे उसकी सुरक्षा की आपने कोई व्यवस्था नहीं की। और जिस प्रकार से आपने किसान को बिजली नहीं दी, ये महापाप किया आपने। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार थी तो किसान को 8 घंटे बिजली मिला करती थी पाणत के लिए, किसान को 2 घंटे पाणत के बिजली नहीं मिलती। बिजली की सप्लाई आपने कम कर दी और बिजली के बिल आपने दुगने कर दिए और वहां से फिर आपने थोड़ी बिजली फ्री करने का दावा कर दिया। तो आपने क्या काम किया? आपने कुछ लिया और कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन राजस्थान की जनता को ठगने का काम जरूर किया। और राजस्थान का किसान आपसे पीड़ित है। आपने कहा, आपके नेता जब राजस्थान में आए थे तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसान का कर्जा माफ, लेकिन राजस्थान का एक भी किसान नाम बता दे जिसका आपने संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया। एक भी किसान नाम बता देना कि मैं उस किसान पर तो 1 रुपया कर्ज भी आज नहीं है। इसका जवाब भी तो ले लिया जाए। कांग्रेस ने बिल्कुल लीजिए राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से है। देखिए, वो अग्निवीर योजना है, वो तो बहुत खुश हो रहे हैं लोग। अभी एक जवान शहीद हो गया, उसको 2 पुलिस वाले आते हैं और घर पर छोड़ के चले जाते हैं, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। आप देखिए उसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी। ये युवा कभी माफ नहीं करेगा इनको।
बेचारे रिटायरमेंट की उम्र हो गई लोगों की, ओवरेज हो गए कई बच्चे बेचारे तैयारी करते करते। क्या है अग्निवीर योजना? क्या वो सही योजना है? क्या वो युवाओं से पूछ के लगाई है इन्होंने कोई योजना? वो चालू की है ना? हमारे गरीब जो युवा घूम रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने, और सुनो, और दूसरी बड़ी अठधर्मी दूसरी देखिए आप इन लोगों की। लक्ष्मीकांत जी मैं बोल लेता हूँ थोड़ा, लक्ष्मीकांत जी मैं बोल लेता हूँ। दूसरी अठधर्मी देखिए आप, इन्होंने उस पर कानून लिया है उस बात पे कि अगर कोई युवा आंदोलन करेगा तो उसको आजीवन नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब इस देश में आंदोलन करने की भी परमिशन नहीं है, आंदोलन करेंगे तो जेल जाओगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या 75-80 साल के शासन में आज तक आपने ऐसा सुना है कि अपना कोई आंदोलन भी नहीं कर सकता? ये कौन सा कानून है बताइए आप? तानाशाही नहीं है तो कौन सा सही है? आज आप बोल ही नहीं सकते। उन युवाओं को घर में बंद कर दिया, नहीं इतनी भयंकर युवाओं में आक्रोश था, वो बेचारे रोडों पर आए और इन्होंने तुरंत बिल पास कर दिया उस तरह का। क्या वो राज्य सरकार से पूछा इन्होंने? दूसरा ईआरसीपी के मुद्दे पे बोल रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कौन है एमपी में? क्यों नहीं उन्होंने लागू किया? कितने दिन हो गए उसको? और मुख्यमंत्री किस स्थितियों में कैसे बनाए, उस बात पे कुछ बोलेंगे क्या? उस बात पे बोलेंगे? आज कोई आदमी आज कांग्रेस से जाता है तो कल टिकट ले आता है, ट्रेन के टिकट में भी 45 दिन लगते हैं, और बीजेपी का टिकट 3 घंटे के अंदर मिल जाता है, और वो कमल छाप साबुन से नहा करके बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है वो आदमी। ये है इनकी कैडर बेस्ड पार्टी, ये कैडर है इनका। 3 घंटे में टिकट मिल जाता है उसको। रोजगारों के लिए नरेगा योजना चलाई, उसमें 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं अपन। हरा तो राइट टू एजुकेशन कितनी बड़ी योजना है आप बताइए? राइट टू इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी योजना है आप बताइए? राइट टू हेल्थ पूरे भारत में कहीं नहीं है, बताओ कहाँ है? ये आयुष्मान भारत की बात करते हैं। आयुष्मान भारत में क्या था मैं पहले ही बता चुका, जिसके घर में मोबाइल टीवी फ्रिज है उसको इलाज नहीं मिलेगा। हर आदमी को इलाज मिल रहा है। हर आदमी SMS में आप जाके देखिए, एक आदमी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, एक आदमी नहीं होगा जो इलाज नहीं करा रहा होगा। सर एक बात बताइए, राजस्थान की सियासत में जो अभी सबसे अगर चर्चित मुद्दे हैं तो वो चेहरों को लेकर है। बीजेपी में कई नाम उछाले जा रहे हैं, जैसे 7-8 नाम है, शेखावत जी हैं, दिया कुमारी है, वसुंधरा राजे हैं, तमाम नाम हैं। तो इस बार अशोक गहलोत के सामने या कांग्रेस के सामने मान ले तो कांग्रेस के सामने बीजेपी का चेहरा कौन है? क्योंकि कई नाम है मैदान में और दिया कुमारी सबसे ज्यादा चर्चित नाम। देखिए मैं सब पहले तो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल तरीके देता हूँ। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, जेपी नड्डा जी का नेतृत्व है। मैं कांग्रेस के फाजिल दोस्त से आपको जानकारी देना चाहूँ, पिछली बार आपका मुख्यमंत्री कौन था? ये राजस्थान की जनता ने सड़क पे जलते हुए टायर और मुख्यमंत्री पद का मुगलिया संघर्ष ये राजस्थान जनता ने देखा है। राजस्थान जनता ने यह भी देखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए लगातार 4 वर्षों संघर्ष होता रहा और सरकार होटल में कैद रही। मुख्यमंत्री की अलग विधायक कैद रहे, सरकार नहीं चली, होटल सरकार चली, चलने वाले विधानसभा का चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने जा रही है। चलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने के लिए। सर एक बात और कि बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, दोनों में दूसरी लिस्ट के बाद बगावत काफी ज्यादा है। क्या ये नेताओं के बगावत से बीजेपी की कुछ चीजों में गड़बड़ी हो सकती है, बिगड़ सकता है? देखिए मुझे लगता नहीं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ज्यादा है कम है, बगावत कितनी है और ये कितना है, इसको कोई सेंटीमीटर से नापा हो तो मुझे पता नहीं कि किस सेंटीमीटर से आप कहते हैं कि हमारी बगावत कम और आपकी बगावत ज्यादा है। मुझे लगता है कि आपने कितने टिकटों की घोषणा की है उसका प्रतिशत नाप लेना तो शायद पता लग जाएगा आपने कितने टिकटों की घोषणा हुई है। 124 टिकटों के बाद यदि 5 सीटों पर बगावत होती है और 30 टिकटों के बाद 4 सीटों पर बगावत होती है तो आपका मापदंड पता लग जाएगा आपको कि आपका बगावत का रेशो क्या है। और आपकी बगावत का रेशो तो ममता भूपेश जी को टिकट देने से पहले और अर्चना को टिकट देने के पहले ही शुरू हो गया था। हमारे सुरेश प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, आपके पुराने ब्राह्मण समाज कद्दावर नेता है, और महेश शर्मा जी ने जो बोर्ड के अध्यक्ष भी थे उन्होंने भी आपको छोड़ दिया और बीडी कल्ला के खिलाफ नया मोर्चा खुल गया है और बड़े मोर्चे आप लोग क्या खुले हुए हैं। मुझे लगता है आपके टिकट घोषणा होने दीजिए, आपकी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति में आने वाली है, पता लग जाएगा। आपकी वैसे ही कांग्रेस विभक्त है कि कोई सचिन पायलट की कांग्रेस है, कोई गहलोत जी कांग्रेस है, कोई सीपी जोशी जी कांग्रेस है, पता नहीं तमाम गोविंद डोडासा की कांग्रेस अलग चल रही है। मैं तो कभी कांग्रेस के प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन सी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? बड़ा यक्ष प्रश्न कभी कभी कर लेता हूँ, आपसे पूछ लो कटा साहब कि कौन सी कांग्रेस के प्रवक्ता है, सचिन या अशोक गहलोत या डोडासरा
या सीपी जोशी, किस कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं आप बताइए सर। ये प्रश्न तो लक्ष्मीकांत जी पे पहले बनता है। इनके ये कौन से सीएम के वो है? हमारे तो फिर भी है तो कांग्रेस की। सीएम की बात ही नहीं हो रही है। सीएम तो और सुनो, वसुंधरा जी ने वसुंधरा जी के सामने, जिस वसुंधरा जी को इन्होंने बोलने नहीं दिया स्टेज पे, उस वसुंधरा जी के सामने घुटने टेकने पड़े, उस वसुंधरा जी के सारी टिकट फाइनल करने पड़े इनको। आज वसुंधरा जी ने अपनी ताकत मनवा दी इनको, जी को मानते नहीं हो, कांग्रेस पार्टी को एक साइड रख दिया और राहुल जी को आता नहीं है। आप इनके कितने सीएम, आप प्रियंका जी यहाँ पर विधानसभा में रहती तो वो आपकी नेता बन जाती है, तो आप किसी बहुत गंभीर है। आपको नेता ने केंद्र में, न प्रदेश में विभक्त कांग्रेस, खंडित कांग्रेस, भारत को खंडित करने का प्रयास करने वाली कांग्रेस, खालिस्तान का नारा यहाँ के मुख्यमंत्री नेता की शहादत ही आतंकवाद को लेकर, खालिस्तान को लेकर हो गई हो, उस पार्टी का मुख्यमंत्री खालिस्तान को समर्थन करते दिखता है। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस के आप प्रवक्ता बैठे उसे स्पष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जाकर के कि जिस हमारी लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी का हत्या जिन आतंकवादियों ने कर दी, आज आप उनका समर्थन कर रहे हैं, खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जाकर इसका जवाब अब ले लें। और खालिस्तान का समर्थन करने वाले सीएम कांग्रेस पार्टी को ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपके। गांधी परिवार की इतनी दुश्मनी है क्या आपकी कि आजकल खालिस्तान का समर्थन नहीं करने लगे? आपने एक मिनट में पूरी बात पूरी कर दूंगा। गांधी परिवार से आपकी तलखी हो गई है, लेकिन खालिस्तान समर्थन करके तो आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आपकी आला कमान से बिल्कुल नहीं बन रही है। सर अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, कौन से खालिस्तान का समर्थन किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने हमेशा जनता का साथ दिया है। मुख्यमंत्री क्या था? मुख्यमंत्री बयान पर बताइए। मुख्यमंत्री के बयान का इंदिरा जी ने अपनी जान दे की कीमत चुकानी पड़ी उस चीज की, जवाब दीजिए। पर सुरक्षा रखी उन्होंने इंदिरा जी ने। आज इनकी पार्टी में क्या कोई एक आदमी शहीद हुआ है? क्या शहीद दिवस मनाया जाता है? इनकी पार्टी के अंदर मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। आज शहीद दिवस सिर्फ कांग्रेस में मनाया जाता है, हर दूसरे दिन एक शहीद दिवस आता है यहाँ पर। इनकी पार्टी की विचारधारा नाथूराम गोडसे की गोली मारी महात्मा गांधी का आदमी, ये कैसे कह सकते हैं इस तरह की बातें? आप बताइए। इनकी पार्टी में कभी शहीद दिवस मनाया जाता है? कहा कि नहीं खालिस्तानियों को लेकर के खालिस्तान की मांग जायज है। लक्ष्मीकांत जी बताइए, आपकी पार्टी में कितने शहीद दिवस मनाए जाते हैं? आपने देश में, आपका देश में क्या योगदान है? आप देश की आजादी में आपकी पार्टी का क्या योगदान है? एक योगदान बताइए। बेतुकी सी बातें करते हो, मुख्यमंत्री को टोक नहीं सकते। आपके मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और आपको प्रवक्ताओं ने उनसे स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे गलत बयान आप कैसे दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपका साहस नहीं है। आपके मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार की चरण पादुका से पूछने से फुर्सत नहीं है और आपको मुख्यमंत्री जी को यही बता दी कि इस आदमी से क्या बोलना है। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के शब्दों को आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। आप मणिपुर को समर्थन कर रहे हो ना? मणिपुर में जो हादसा हुआ उसमें गए प्रधानमंत्री जी, आप तो राजस्थान की महिलाओं के सूटा बचा लो भैया, राजस्थान की बेटियों का सूटा बचा लो, ठीक रहेगा आपके लिए। नहीं, दिल्ली में आज जिस तरह का कांड हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान में बैठे, जिस तरह आपके सांसद और विधायक उसमें लिप्त हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा दिमाग कहाँ चला गया। मणिपुर की बेटी है, राजस्थान की बेटी नहीं है आपके लिए। वो प्रियंका गांधी जी यूपी की बेटी के लिए बहुत रोती है, लेकिन राजस्थान की बेटियों को एक आंसू नहीं बहता उनका, एक शब्द निकलता नहीं है। 2 घंटे के अंदर अरेस्ट किया, जिसने भी अपराध किया उसको 2 घंटे के अंदर। और आपके कोई प्रधानमंत्री जी अरे मैंने अभी उदाहरण दिया, बगरू का 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए बगरू का, मिलने तक नहीं गया कोई सांसद। 2 दिन में आज तक पकड़ नहीं पाए। क्या हो गया? अभी कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब हो गई? बोलते बनेगा नहीं कानून व्यवस्था को लेकर के। महिलाओं पर अत्याचार आप लोगों ने किए, शर्म आने की बात है आपके लिए। अच्छा, 2014 के बाद कितने राज्यों में सरकार है आपकी? 2014 के बाद कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान तक सीमित रहो जहाँ ठीक होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री बने, 2-3 महीने मैंने 20 दिन बचा है ना, उसका अच्छा काम कर ले मुख्यमंत्री जाए। कहो कुछ पुण्य कमा ले, अच्छा काम कर रहे हैं, कितने पास कमाएंगे। आप चिंता ना करो। की बेटियों की और युवाओं की हाय लग रहा है कांग्रेस हो गया। नहीं आने वाली कांग्रेस आपकी। और अच्छा लगा। और राजस्थान की अब जनता को तय करना है, क्योंकि राजस्थान का मतदाता ही तय करेगा कि किसके सर पे वो अपना ताज रखती है, किसको सरकार में वापस लाती है। और कहते हैं ना कि वो, मैं शुरू में ही कहा कि वो किस करवट लेगा, किस करवट बैठेगा और राज बदलेगा या रिवाज, ये तो बात की बात है, क्योंकि नवंबर में फाइनल रिजल्ट आने हैं और तब तक हम लोग भी इंतजार करेंगे।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत सारा आभार जिन्होंने हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे लगातार। खैर इंतजार करते हैं नवंबर का, और बाकी हम लाइव पे ऐसे ही चुनावी चर्चा लेकर आते रहेंगे और अपने मेहमानों से और तमाम तरह के मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।